मुसीबतों से लड़कर जो मुस्कुराता है वही असली जीवन जीता है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त, 200 से अधिक की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मृतकों में शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई नेताओं ने जताया गहरा दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, शब्दों से परे हृदय विदारक त्रासदी। आज कर रहे हैं अहमदाबाद का दौरा। अहमदाबाद हादसे पर वैश्विक शोक। यूएन महासचिव, ब्रिटेन के पीएम किएटर स्टारमर, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन सहित कई विश्व नेताओं ने जताया शोक। दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने किया घटनास्थल का दौरा। ईंधन जलने से मौके पर बेहद ऊंचा तापमान, बचाव की कोई संभावना नहीं रही। अस्पताल में घायलों से मिले। विमान हादसे में एकमात्र जीवित व्यक्ति से भी की मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधन। लबासना मसूरी में 127वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन समारोह में बोले, प्रशासनिक अधिकारियों में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने की है क्षमता। महंगाई में राहत। खुदरा मुद्रास्फीति 6 साल के न्यूनतम स्तर पर। मई 2025 में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 2.82% तक लुढ़की। फल, सब्जी, दाल और ईंधन की कीमतों में गिरावट से आम जन को राहत। गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भीषण विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया। लंदन जाने के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद यह विमान एक रिहायशी इलाके में गिर गया था। एयर इंडिया के इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी सहित 242 यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने इसमें सवार 242 लोगों में से 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राहत और बचाव कार्य में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल दुर्घटनास्थल पर मौजूद रहे। मौके पर 500 से अधिक कर्मी बचाव कार्य में लगे हुए हैं और पीड़ितों को ढूंढकर निकाल रहे हैं। 30 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सेना के 130 जवानों की अलग अलग टीमें त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों के लिए बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इस घटना को शब्दों से परे हृदय विदारक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे हृदय विदारक है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं उन मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी हूं। यह एक हृदय विदारक आपदा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। इस अवर्णनीय दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अहमदाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हमें एक विनाशकारी मानवीय त्रासदी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है।
मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि अहमदाबाद, गुजरात में विमान दुर्घटना की खबर जानकर व्यथित हूं। इस हादसे में हताहत हुए सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल यात्रियों की रक्षा करें। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। हादसे के कारणों का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। अमित शाह ने अस्पताल का भी दौरा किया जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। इसके बाद गृह मंत्री ने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि एयर इंडिया के विमान में अहमदाबाद में ही 1.25 लाख लीटर से अधिक फ्यूल भरा गया था। दरअसल विमान को बिना स्टॉप ओवर के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। गृह मंत्री ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद तापमान इतना अधिक हो गया था कि किसी को बचाने का कोई मौका तक नहीं मिला। गृह मंत्री ने कहा कि अगर इतना भारी मात्रा में ज्वलनशील ईंधन नहीं होता तो अधिक लोगों को बचाया जा सकता था। गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और एयर इंडिया विमान हादसे में एकमात्र जीवित शख्स से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और गुजरात के मुख्यमंत्री और तमाम शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे हादसे व राहत बचाव कार्य की जानकारी भी ली। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। राइट फ्रॉम इंडियन आर्मी, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments, everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. वहीं इस घटना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई विश्व नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के बाद अमेरिका हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह एक भयानक दुर्घटना थी, किसी को भी नहीं पता कि ये क्या हो सकता है। Plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody knows. Nobody has any idea what it might be. I gave him a couple of pointers. I said, maybe you look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की दुखद खबर भारत से आई है। इस भयावह हादसे से पीड़ित परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम आपकी इस पीड़ा को साझा करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी, यूरोप इस दुख की घड़ी में आपके और भारत के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे विमान के भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य भयावह है। उन्होंने कहा, मुझे पल पल की जानकारी दी जा रही है। इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। Well, the images and news from India is absolutely devastating, and I speak for the entire country in saying our thoughts are with each and every one of those involved. There will be British and Indian families across the land who are absolutely impacted by this, and our thoughts first and foremost are with them. Obviously the investigation is going on. We've dispatched an investigation team that's been deployed. The Foreign Secretary is leading on this, and we'll obviously update as soon as we can. But we're working with the Indian authorities on this to establish the facts. I would say to all families, friends of anybody affected to please contact the Foreign Office for further information. वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे संदेश में कहा कि अहमदाबाद हवाई अड्डे के नज़दीक हुए विमान हादसे के दुखद परिणामों पर मेरी गहरी संवेदनाएं स्वीकार करें। कृपया मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करें और दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुखी हूं। इतालवी सरकार और अपनी ओर से मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और इस दुख की घड़ी में भारतीय लोगों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करती हूं। रूसी सरकार के मुख्यालय क्रेमलिन ने मॉस्को में जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अहमदाबाद में विमान दुर्घटना पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही सिविल सेवकों का मार्गदर्शन और उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे शासन में नवाचार और पारदर्शिता को प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाएं ताकि समाज की बेहतरी सुनिश्चित हो सके और आमजन की उपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी में 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विशेषकर वंचित और हाशिए पर खड़े लोग प्रशासन से आशा रखते हैं और अधिकारियों का दायित्व है कि वे करुणा, निष्पक्षता और कर्तव्य बोध के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। हमारी कौशल दक्षता को निखार देगा, हमारे काम करने की सामूहिक पद्धति को नई दिशा देगा। वहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बदलती हर परिस्थिति के अंदर मुझे भी
एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता लंबा अनुभव हो गया। छात्र जीवन से ही हमने विद्यालय से महाविद्यालय सब एक ही लक्ष्य रखा कि हमारी दिशा, हमारी सोच में लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का होना चाहिए। और यही सामर्थ्य हमें हर दिन नए काम करने की ऊर्जा देता रहा। लेकिन जीवन के अंदर शिक्षण और प्रशिक्षण ये लगातार जीवन में सीखते रहना चाहिए। न शिक्षण पूरा होता, न प्रशिक्षण पूरा होता। परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, समय के साथ लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। और दुनिया के अंदर जो परिवर्तन आता है उसको अगर हम दुनिया के परिवर्तन के साथ चलेंगे तो जीवन भर अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए आपका ये अनुभव निश्चित रूप से नई जीवन के अंदर नए व्यक्तित्व का विकास करेगा और राष्ट्र की सेवा के अंदर, देश की सेवा के अंदर हम नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ काम करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभों में कार्यपालिका की भूमिका बेहद अहम है। नीतियों के निर्माण के बाद उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन, सादगी और विचार आज भी लोक सेवकों को प्रेरित करते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारे जो 3 पिलर हैं उसमें कार्यपालिका का पिलर भी बहुत मजबूत है। राज्य हो, केंद्र हो, राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, केंद्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। जो कुछ भी देश और राज्य की नीतियां हैं, पॉलिसीज है, कानून है, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका करती है। और हमारी कार्यपालिका जितनी दक्ष होगी, जितने नए दृष्टिकोण होंगे, नए विचार होंगे, बदलती दुनिया के अनुसार हमारी कार्यप्रणाली के अंदर भी परिवर्तन आएगा तो हम और दक्षता से काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। और वो बदलाव केवल एडमिनिस्ट्रेशन काम से नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन काम से अपना काम किया, इतना किया, उससे काम नहीं। उस जिले की परिस्थितियां, क्योंकि हर जिले की अलग अलग परिस्थितियां होती है, राज्य में भी जिले की परिस्थितियां अलग अलग होती है, लोगों के आचरण व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। तो हमारा कई बार हम सोचते हैं कि हम लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन जिस अधिकारी में सामर्थ्य होता है वो लोगों के जीवन को भी बदल देता है, उनके आचरण व्यवहार को भी बदल देता है, वहां की कार्य पद्धति को भी बदल देता है और आर्थिक और सामाजिक ढांचे के अंदर नया परिवर्तन करने का सामर्थ्य भी प्रशासनिक अधिकारी में होता है। भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर मई 2025 में घटकर 2.82% रह गई, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में काफ़ी कम है। यह जानकारी गुरुवार को सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी बयान में दी गई। बता दें कि फलों और सब्जियों की कीमतों में नरमी से मई में खुदरा मुद्रास्फीति
6 साल के निचले स्तर यानी कि 2.82% पर आ गई। यह लगातार चौथा महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के औसत लक्ष्य से कम रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 3.16% और मई 2024 में 4.8% थी। खुदरा मुद्रास्फीति का पिछला निचला स्तर फरवरी 2019 में रहा, यह 2.57% था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में खाद्य मुद्रास्फीति 0.99% रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 8.69% थी। मई 2025 की खाद्य मुद्रास्फीति का यह आंकड़ा अक्टूबर 2021 के बाद सबसे कम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति केरल में 6.46% दर्ज की गई। इसके बाद पंजाब 5.21%, जम्मू कश्मीर 4.55%, हरियाणा 3.67% और उत्तराखंड 3.47% का स्थान रहा। वहीं देश भर में सबसे कम खुदरा महंगाई दर तेलंगाना में 0.55% रही। भारत और कनाडा को जीवंत लोकतंत्र बताते हुए विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि नई दिल्ली का मानना है कि G7 शिखर सम्मेलन से इतर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली बैठक विचारों के आदान प्रदान और द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने का रास्ता तलाशने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री को कनाडा के प्रधानमंत्री का फोन आया था। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और जैसा कि आप जानते हैं कि निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। जायसवाल ने कहा कि यह बातचीत दोनों प्रधानमंत्रियों के लिए भारत कनाडा संबंधों पर विचार विमर्श करने और इसे आगे ले जाने के उपायों पर चर्चा करने का भी अवसर था। कनाडा इस महीने के अंत में महत्वपूर्ण G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। As you are aware, our Prime Minister had received a call from the Canadian Prime Minister last week. During the call, Prime Minister Carney had invited Prime Minister to attend the G7, and as you are aware, the invitation has been accepted. It was also an occasion for the two Prime Ministers to talk about India or reflect on India-Canada relations and how do we take it forward. As you are aware, India-Canada are vibrant democracies which are bound by shared democratic values and a steadfast commitment to the rule of law. And of course, very vibrant people-to-people ties. We believe that the forthcoming meeting between the two leaders on the sidelines of the G7 summit in Kananaskis in Canada will offer an important opportunity for them to exchange views on bilateral and global issues and explore pathways to set or reset the relationship based on mutual respect, shared interests, and sensitivity to each other's concerns. Our views on some of these have already been shared publicly in considerable detail. There are existing mechanisms between Indian and Canadian law enforcement agencies that have discussed issues of mutual security concern over a period of time. This engagement is likely to continue. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह प्रयास है कि इस कार्यक्रम को इतने शानदार और यादगार तरीके से मनाया जाए कि यह वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की सामूहिक यात्रा का प्रतीक बने। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महत्वपूर्ण कर्टेन रेंजर कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह एक विशेष अवसर है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के
एक सफल दशक पूरा होने का प्रतीक है। आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल IDY के आयोजन की एक थीम होती है। थीम के इर्द गिर्द ही गतिविधियों का योजना बनाई जाती है। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस योग जैसा कि घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये की है, 30 मार्च को अपने मन की बात में संबोधन की थी। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 2014 में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने योग की अवधारणा को देश और दुनिया के सामने रखा और आज वह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। इस बार योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशाखापत्तनम में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी सरकार के सहयोगी आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू गारू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस अवसर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं और पूरे राज्य में मजबूत और दीर्घकालीन योग संस्कृति बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने योग आंध्रा अभियान शुरू किया है, जो एक सर्वथा अभूतपूर्व प्रयास है। इस प्रयास का उद्देश्य 10 लाख नियमित योग अभ्यासियों का एक समूह बनाना है जो असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा को याद करने का भी अवसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अत्यंत दूरदर्शी प्रस्ताव के जोरदार अनुमोदन के साथ हुई थी। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा और विरासत में निहित इस प्रस्ताव को 175 से ज़्यादा सदस्य देशों का अभूतपूर्व रिकॉर्ड समर्थन मिला था। विशाखापत्तनम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधित्व द्वारा उत्पन्न दृष्टिकोण की शानदार अभिव्यक्ति होगा। और सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए सन टीवी के साथ। नमस्कार।